मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। चलो मुन्नू नियत को स्टेट बैठो बेटा। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था, एक बार फटाफट मैं तुमको रिवाइज करा देता हूं कि हम कहां तक आ चुके हैं। मैंने सबसे पहले तुमको अकाउंटिंग स्टार्ट कराई थी। यहाँ पे अकाउंट्स में मैंने तुमको क्या पढ़ाया था बेटा कि अपनी वो डेबिट क्रेडिट पढ़ाए थे। याद है क्या मैंने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले क्या पढ़ाए थे? डेबिट और क्रेडिट। कितने मेथड्स होते हैं? दो। कितने मेथड्स होते हैं? दो। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच, याद है क्या? एक होती है कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल। एक कौन सी होती है? मॉडर्न। याद है? ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होते हैं? तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। क्या अकाउंट होते हैं? रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल क्या बोलता है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है क्या? नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। है ना? पर्सनल में हमने तीन प्रकार के पढ़ लिए थे। एक था इंडिविजुअल, एक था रिप्रेजेंटेटिव, एक था रियल पर्सन, एक था आर्टिफिशियल पर्सन और एक था रिप्रेजेंटेटिव। याद है? याद है क्या? याद है क्या? याद है क्या? ये देखो, ये बना हुआ ना तुम्हारे में, कहां गया तुम्हारी मॉडल बना हुआ ये। पर्सन के अंदर एक था नेचुरल पर्सन, एक था आर्टिफिशियल पर्सन और एक था रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। याद है क्या? नॉर्मल पर्सन कौन होगा? हम और आप। जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो राम अकाउंट परचेज की मोहन से, तो परचेजेस टू मोहन, तो मोहन राम। ये सब क्या है? रियल नेचुरल पर्सन से। क्लियर है क्या? अब लेकिन मान के चलो मैंने XYZ लिमिटेड से गुड्स खरीदे। किससे गुड्स खरीदे बेटा? XYZ लिमिटेड से। तो मैं गुड्स कर परचेज करने की एंट्री क्या पास करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड। अब XYZ लिमिटेड कोई इंसान नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या पसंद आ रही है? XYZ कंपनी किसी भी फर्म के नाम पे, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे जब हम गुड्स खरीदते हैं या कोई अकाउंट खोलते हैं जहां पे कोई इंसान हिट नहीं हो रहा, वो कौन सा अकाउंट हो जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। कौन सा हो जाता है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जहां पे कोई इंसान की बात नहीं हो रही है। जैसे सैलरीज, याद है क्या? सैलरीज मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसकी एंट्री क्या होती है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी में एक एम्प्लॉय होंगे कि हजारों? हजारों, 100, कितने भी हो सकते हैं, बोलो ना यार। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 100 एम्प्लॉइज की आउटस्टैंडिंग सैलरीज को। तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। पंखा ऑन कर दो ना मेरे लिए थोड़ा सा, इसी को घुमा दे। चालू है शायद से, बस नहीं बेइज्जती हो गई। रुक जा, फैन की तार कहाँ है? प्लग कहाँ है फैन का? वो तो लगा। यस, थोड़ी सी मुंडी मेरी तरफ घुमा दे उसकी। नहीं रुक जा, आने दे, आने दे, आने दे और आने दे। पे ही आ रहा है वो, छोड़ रहा है मुझे। मार कर इसको। ठीक है, अभी भी पूरी नहीं आ रही लेकिन चल जाएगा, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। ठीक है क्या? क्लियर है कि नहीं? अरे पता, याद है कि नहीं? रियल में बताया तो दो अकाउंट होते हैं, कौन कौन से? टैंजिबल और इनटैंजिबल। और नॉमिनल में एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम और गेन। फिर हमने पढ़े थे कौन से? हमने पढ़े थे क्या बेटा? सारी डेफिनेशंस। हम क्या पढ़े थे? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने क्या पढ़ लिया था? ट्रांजैक्शन पढ़ लिया था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या क्या क्या? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें ट्रांजैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज? जिस चीज की आप डीलिंग करते हो, जिस चीज की आप क्या करते हो? डीलिंग, वो होगी गुड्स एंड सर्विसेज। मैं अगर अपनी कोचिंग का एसी बेच दूं तो क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा? क्या वो गुड्स एंड सर्विस में आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्या मेरा काम एसी बेचना है क्या? नहीं। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, एक एसेट रखा हुआ था मैंने बेच दिया, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। लेकिन अगर एसी की दुकान वाला एसी बेच दे तो क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज में आएगा? अरे बोलना है, क्या वो गुड्स एंड सर्विस में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रॉफिट। आप जानते हो जो आपने एक्सपेंस के ऊपर कमाई करी वो क्या होती है? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस से कुछ कम कमाई करी तो वो क्या होता है? लॉस। क्लियर है क्या? एसेट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो आप क्या करते हो? ओन करते हो। ऐसी चीज आप जो क्या करते हो बेटा? ओन करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट। एसेट बेसिकली यहाँ पे दो प्रकार के दिए हुए हैं, एक दिया है करंट एसेट और एक दिया है नॉन। ये हम पढ़ चुके, रिवाइज कर रहे हैं, बोलो ना यार। करंट एसेट में करंट एसेट क्या होंगे? जो 3 या 4 कंडीशन, 4 में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे? करंट एसेट। जो 4 कंडीशन में से एक भी कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे वो क्या हो जाएंगे? करंट एसेट। 4 कंडीशन कौन सी? या तो वो एक बिजनेस साइकिल में, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में क्या होते हो? ट्रेड हो जाते हैं, रियलाइज हो जाए। दूसरा क्या? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अरे याद है कि नहीं याद है कुछ? दूसरा क्या है? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तीसरा क्या है बेटा? रिपोर्टिंग डेट के 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर वो क्या हो जाए? कैश में कन्वर्ट। और आखिरी क्या है कि उसमें आपके पास कैश या कैश इक्विवेलेंट के बराबर होने चाहिए। क्लियर है? ऑल क्लियर है?
अरे बोलो ना यार। तो मेनली क्या था, करंट एसेट्स का ये सब किताबी भाषा छोड़ के अगर आम भाषा में समझने की कोशिश करोगे, करंट एसेट को अगर आम भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो क्या समझ पाओगे, जिसको जल्दी रियलाइज कर लिया जाता है। जिसको क्या कर लिया जाता है, जल्दी रियलाइज कर लिया जाता है। बिजनेस के मेन ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखा गया है, वो सब क्या है आपके करंट एसेट। क्या बात समझ में आ रही है। एक एसी के शोरूम के लिए एसी क्या है, करंट एसेट। लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एसी क्या है, फिक्स्ड एसेट। क्यों, क्योंकि मैंने उसको बेचने के लिए नहीं रखा है, 12 महीने से ज्यादा उसको यूज करने वाला हूं। लेकिन जो एसी की दुकान वाला है उसने उसको 12 महीने से कम के अंदर बेच देना है और बेचने के पर्पस के लिए रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए, करंट एसेट। नहीं आया कि आया, अरे हाँ ना बोले यार। वैसे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, करंट लायबिलिटी। वैसे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया बेटा, करंट लायबिलिटी। नॉर्मल ऑपरेटिंग कोई 4 कंडीशन थी, वरना वो सारी चीजें मतलब ऑपरेटिंग साइकिल में ट्रेड होनी चाहिए, हेल्प फॉर ट्रेडिंग पर्पस की होनी चाहिए, 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, और आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल राइट। याद है किसको हमने डिस्कस किया था, आपको क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल राइट नहीं होना चाहिए। काय का, पोस्टपोन करने का। क्लियर है, ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया। एक बात ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने घर जाके किताब खोली थी, कितने लोगों ने घर जाके किताब खोली थी। तुम्हारे चेहरे ही बता देते हैं नालायक, जब मैं बोल रहा हूँ अकेले बोल रहा हूँ, तुम नहीं बोल रहे ना, मतलब किसी ने नहीं खोली थी। क्या रे पिकनिक मनाने आ रहे हो क्या, कोचिंग है। ठीक है, याद रखना स्टार्टिंग से अगर कैरी ऑन करते हुए चलोगे तो फायदे में रहोगे, वरना आखिरी में फिर बेटा डबल बोझ, ग्रुप्स का बोझ ना ही सहा जाता है। मैं पहले बहुत ऑनेस्टली बता देता हूँ, ठीक है क्या। तो इसलिए प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सबसे, घर जाके आधा घंटा, अभी तो जितना पढ़ा रहा हूँ वो 20 मिनट में हो जाएगा। क्या बात समझ, घर जाके 20 मिनट सिर्फ क्या करना है, मॉड्यूल है सबके पास, है कि नहीं है, हाँ ना बोले यार। ठीक है क्या, क्योंकि कोई जबरदस्ती भेज रहा है कि बंदूक बंदूक रख के जाना पड़ेगा कोचिंग पढ़ने, ऐसे तो कुछ नहीं, अपनी इच्छा से आना, खुद गाड़ी चला के, कि हम लोग कैरियर करके भर के ला रहे हैं ट्रक में, चलो, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो प्लीज सब लोग को पढ़ना है अपने हिसाब से। आ जाइए, हम पढ़ते हैं इंटरनल लायबिलिटी। क्या पढ़ते हैं बेटा, इंटरनल लायबिलिटी। अब क्या होती है इंटरनल लायबिलिटी, बता सकते हैं कोई, अकाउंट्स पढ़ा सबने, क्या होगी इंटरनल लायबिलिटी। हाँ, कंपनी के अंदर की लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी ऐसा नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। ओनर की लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी, ओनर की। ओनर का खुद का कोई पैसा अगर लगा हुआ है, कैपिटल लगी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल लायबिलिटी। मॉड्यूल खोल लेंगे, पेज नंबर 7 में सब लोग मार्क करते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है क्या। लिखा हुआ है प्रोप्राइटर्स इक्विटी, क्या लिखा हुआ बेटा, प्रोप्राइटर्स इक्विटी। अगर सीधा सीधा समझना तो ओनर्स का पैसा, जिसमें कैपिटल भी आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व्स भी आ जाएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि जनरल रिजर्व्स वगैरह भी। रिजर्व भी किसका होता है, ओनर का ही पैसा होता है। तो जो भी ओनर की लायबिलिटी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटरनल लायबिलिटी। समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो, अरे बोलो यार। अगला क्या दिया आपको, कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या दिया बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज द कंटिंजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन लायबिलिटी, मतलब वो लायबिलिटी जो लायबिलिटी है नहीं, वो लायबिलिटी जो लायबिलिटी है नहीं पर लायबिलिटी हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो क्या होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर है क्या। तो जिसको किसी इवेंट पे डिपेंड करती है, जो किसी इवेंट पे डिपेंड करती है, वो क्या हो जाती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ते तो हम लोग दोस्तों बताते थे, जैसे कोई लड़का था वो बताता था ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मतलब तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये तेरी कंटिंजेंट गर्लफ्रेंड है। क्या बात समझ में आ रही है, गर्लफ्रेंड है नहीं पर गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई करते थे, एक जो गर्लफ्रेंड होती थी और एक जो कंटिंजेंट गर्लफ्रेंड होती थी, जो हो सकती थी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, मेरी नहीं दोस्त की, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, अरे बोलो यार। कैपिटल फिर से वही ओनर का पैसा, क्या क्या क्या, कैपिटल क्या, ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है। तुम मुझे बताओ कैपिटल में और इंटरनल लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होगा, इंटरनल लायबिलिटी में और कैपिटल में क्या डिफरेंस होगा, बोलो। शांति मत रखो, कुछ तो बोलो, गलत बोलो, सही बोलो। दोनों लायबिलिटी, एक बच्चा ऑनलाइन में टंगा हुआ है, उसको मीटिंग में मतलब एडमिट नहीं किया मैंने। ये सब हरकतें जब तक मेरे साथ ना हो तब तक जीवन कहाँ सुखी चलता मेरा। हाँ बोल, परफेक्ट। अगर मैं इंटरनल लायबिलिटी बोलूं तो कैपिटल में क्या जुड़ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी जुड़ जाएगा। और यहां पे सिर्फ क्या बोला गया, कैपिटल से क्या, वैसे कायदे से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, कायदे से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं, पर तुम्हारी बुक में जो दिया है उस हिसाब से बता रहा हूं। कैपिटल में से कैपिटल की चर्चा की गई है जो ओनर ने लगाया हुआ
है। क्या बात समझ में आ गई? जो वो एडिशनल इन्वेस्ट कर रहा है, या इक्विटी कैपिटल है वो, प्रेफरेंशियल कैपिटल है वो, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस उसका पार्ट नहीं है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं इंटरनल लायबिलिटी की, तो उसमें कैपिटल भी आ जा रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस भी आ जा रहा है। क्लियर है? एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद मिल सकती है। दोनों अगर ऑप्शन हुए तो आपको सिलेक्ट करते आना चाहिए कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। क्लियर है? और क्लियर? फटाफट बोलो यार, नहीं आया क्या? फिर क्या होती है ड्राइंग्स? ड्राइंग्स क्या होती है? जो भी प्रोपराइटर अपने लिए निकाल के ले जाता है वो क्या हो जाती है? ड्राइंग्स। एक चीज बताना, ड्राइंग से कैपिटल बढ़ती है कि कम होती है? ड्राइंग से कैपिटल बढ़ती है या कम होती है? कम होती है? बढ़ती है कि कम होती है? अबे नालायकों, 11वीं कक्षा पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? पैसे देके पास हुए हो। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स करते हो। अरे हाँ बोलो ना यार, क्या करते हो? कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स करके क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे 11वीं कक्षा में। कुछ याद है क्या? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो छोड़ो, मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्या सुनना ध्यान से। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए। मैंने बिजनेस में क्या लगाए? 10 लाख। तो 10 लाख मेरे लिए क्या है? कैपिटल। सुन रहे हो? तो 10 लाख मेरे लिए क्या है? कैपिटल। अब 10 लाख के बाद मैंने 2 लाख का और प्रॉफिट कमाया। वो 2 लाख का प्रॉफिट क्या हुआ? मेरी को दिया जाएगा। तो हमने जो प्रॉफिट कमाया किसको दिया जाएगा? ओनर को। तो ओनर को वो 2 लाख रुपए दिए। ओनर ने बोले मेरे को नहीं चाहिए, मैं इस 2 लाख रुपए को वापस से क्या करता हूँ? री इन्वेस्ट। सुन रहे हो क्या? मैंने 10 लाख रुपए लगाए और उस 10 लाख से बिजनेस से कितने कमाए? 2 लाख। बिजनेस आया मेरे पास लेके, ये लो मालिक 2 लाख रुपए अपने। तो मैंने कहा 2 लाख रुपए की क्या जरूरत है? इसको भी बिजनेस में री इन्वेस्ट करता हूं। मेरे को भी घर पे जरूरत नहीं है, बिजनेस को जरूरत है। तो अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 10 की 12। समझ आ रहा है? मेरी कैपिटल कितनी हो गई? क्यों 12? क्योंकि 10 मैंने लगाए थे, 2 मैंने री इन्वेस्ट कर दिए, तो कितने हो गए? 12। ठीक है क्या? अब घर गया तो पैसों की जरूरत थी, बोलो हाँ या नहीं? तो मैंने क्या किया? बिजनेस से ड्राइंग्स कर ली। तो अब जब बिजनेस मेरे को ड्राइंग्स दे रहा है तो 12 लाख में से तो निकाल के देगा, बोलो हाँ या नहीं? तो अब मेरी ड्राइंग, अब मेरी कैपिटल 1 लाख निकाल दिया मेरे को बिजनेस ने। क्या बात समझ में? अब मेरी कैपिटल कितनी बची? 11। क्या बात समझ में आ रही है? तो 10 थी, 2 और, सुन रहे हो? 10 थी, 2 और जुड़ी, 10 थी, 2 और जुड़ी, कितनी हो गई? 12। एक घटी, कितनी बची? 11। बात समझ में आ रही है? ड्राइंग से हमेशा कैपिटल क्या होगी? कम। ड्राइंग से कैपिटल हमेशा क्या होगी? कम। क्लियर? और नेट प्रॉफिट से कैपिटल हमेशा क्या होगी? इंक्रीज। नहीं आया क्या? तेज हो गया क्या? पक्का? जय माता दी। ड्राइंग से क्या आता है? नेटवर्थ। व्हाट इज नेटवर्थ? बताओ। हाँ, नेटवर्थ मतलब होता है बिजनेस की नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब क्या होता है? बिजनेस की नेटवर्थ। इसको निकाला कैसे जाता है समझ लो ध्यान से। अगर ये बैलेंस शीट है, ये क्या है बेटा? बैलेंस शीट। देख रहे हो क्या? यहाँ पे है नॉन करेंट एसेट, यहाँ पे है करेंट एसेट्स, यहाँ पे है टोटल। सुन रहे हो क्या? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स और टोटल। यहाँ पे है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या दिया हुआ है? लोन लिया हुआ है, बैंक लोन लिया हुआ है, डिबेंचर्स लिए हुए हैं। करेंट लायबिलिटी में क्या है? ट्रेड पेबल्स वगैरह है। क्लियर है क्या? और यहाँ पे क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व। क्या है? कैपिटल प्लस रिजर्व। तो अगर बिजनेस की नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी तो 2 बातें होती है। कैपिटल प्लस रिजर्व को मिला के क्या बोलते हैं? ये हमारे बिजनेस की क्या है? नेटवर्थ है। ये हमारे बिजनेस की क्या है बेटा? नेटवर्थ। अगर सिंपल सिंपल बोलूं, टोटल ऑफ असेट्स, क्या बोलूं? क्या बोलूं? टोटल ऑफ असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्या क्या क्या? नेटवर्थ इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? टोटल ऑफ असेट्स माइनस व्हाट बेटा? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इसको कैसे समझाऊंगा मैं? सुनना ध्यान से। मेरी आईटेक से कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये, बोलो हाँ या नहीं? मुझे इसकी नेटवर्थ निकालनी है, तो मैं पहले इसके टोटल असेट्स की वैल्यू लूंगा। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू डिपेंड करते हैं। चलो मार्केट वैल्यू लेता हूँ, सारे असेट्स की वैल्यू कितनी है। कुछ बच्चों से पैसा भी लेना बचा है, जिनको पढ़ा दिया है, वो मेरे डेटर्स हैं, बोलो हाँ या नहीं? उनकी भी वैल्यू ले ली। सबको बेच के कुल मिला के 12 लाख आने वाला है। कितना आने वाला है? समझ आ रहा है क्या? तो टोटल असेट्स कितने आने वाले हैं? 12 लाख। पक्का? अब मैंने देखा मेरे को चुकाना क्या क्या, तो मैंने एक 3 लाख का लोन लिया हुआ है, एक 1 लाख का लोन लिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख की है। तो 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख मिला कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख की क्या है मेरी? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्या है? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो मैं अगर आईटेक्स की वैल्यूएशन करने जाऊं तो कैसे कर पाऊंगा? टोटल एसेट्स कितने के हैं? 12। टोटल एसेट्स कितने के हैं? 12। इसको बेच के 12 लाख आएंगे, चुकाने में कितने चले जाएंगे? 5। कितने चले जाएंगे? 5। तो मेरे पास कितना बचेगा? 7। तो 7 क्या हो गई मेरे बिजनेस की? नेटवर्थ। 7 क्या हो गई मेरे बिजनेस की? नेटवर्थ। नहीं आया क्या? आया। तो नेटवर्थ की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? टोटल एसेट्स। कैसे निकाली जाएगी? टोटल एसेट्स माइनस व्हाट बेटा? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्या? आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इट रिप्रेजेंट्स द excess of total assets over total liability of business. Technically this amount is made available to be distributed to the owners in the event of closure of business. मैंने भी तो बताया अगर बिजनेस क्लोज करने जाता हूं तो कितना पैसा मुझे मिलेगा? आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज, इसको और क्या कहा जाता है?
ओनर्स इक्विटी, इंटरनल लायबिलिटीज, नेटवर्थ सब एक ही बात है। अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी वेयरएज लॉसेस विल डिडक्टेड। क्या बात समझ में आ रही है? अगर प्रॉफिट हुआ तो ओनर्स इक्विटी क्या होगी? बढ़ेगी, और अगर लॉस हुआ तो ओनर्स इक्विटी क्या होगी? कम होगी। समझ आया है कि नहीं आया है? फटाफट बोलो, अरे बोलो यार। तो क्या होता है नेटवर्थ? टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्या? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। इसको और क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। क्या बोलते हैं? ओनर्स इक्विटी। प्रॉफिट हुआ तो नेटवर्थ बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है, बिजनेस की वर्थ बढ़ेगी। लॉस हुआ तो नेटवर्थ क्या होगी? कम होगी। पक्का? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स और करेंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर मैं कहीं और बिजनेस में अपने बिजनेस के बाहर कहीं और पैसा लगाता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और कम समय के लगाता हूं तो क्या कहलाते हैं? करेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है क्या? डेटर्स क्या होते हैं? मुझे जिससे मार्केट से पैसा लेना है, मैंने माल बेचा, मेरी मार्केट में जितनी उधारी है, मार्केट में मेरी जितनी उधारी है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? डेटर्स। सुन रहे हो कि नहीं? बोलो बेटा। जो 11 मंथ या उससे कम के लिए की गई है वो है करंट इन्वेस्टमेंट, जो 1 साल से ज्यादा के लिए की गई है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डेटर्स क्या होते हैं? जिससे मुझे पैसा लेना है। क्लियर है क्या? अब ये 3 प्रकार के होते हैं, सुन लो। एक होते हैं गुड डेट्स, एक होते हैं डाउटफुल डेट्स, और एक होते हैं बैड डेट्स। एक होते हैं गुड डेट्स, एक होते हैं डाउटफुल डेट्स, और एक होते हैं बैड डेट्स। गुड डेट्स बोले तो इनसे मिल ही जाएगा। डाउटफुल मतलब धोखा दे भी सकते हैं और धोखा नहीं भी दे सकते हैं। और ये बैड डेट, धोखा दे चुके भाग गई वो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे लिए बेटा? बैड डेट्स। क्लियर है क्या? अगले क्या होते हैं? फिक्टिशियस एसेट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या? अगला क्या होता है बेटा? फिक्टिशियस एसेट। तो बता सकता है क्या होता है फिक्टिशियस एसेट? व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? बताओ। इनटैंजिबल एसेट्स कहां से? वो तो इनटैंजिबल एसेट्स है ना। टैंजिबल एसेट्स तो टैंजिबल एसेट्स है ना, फिक्टिशियस कैसे हो जाएंगे? बोलो 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 बोलो। तुमको अगर थोड़ी बहुत 11वीं कक्षा याद हो, अच्छा ये बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ भैया, बार बार मत बोलो याद है, याद है तो नहीं याद है ना, फालतू बेइज्जती सी लगती है। चलो ठीक है। अच्छा ये सुना है क्या? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस और पीएनएल का डेबिट बैलेंस, ये सुना है क्या? हाँ, क्या होता है? हमने ये पूछा सुना है, पता थोड़ी है क्या होता है। सुना सुना तो हमने सब है, पता हमको नहीं है, वो बात अलग है ना। पीएनएल क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और पीएनएल का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड लॉस। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस सुना है क्या? ये क्या होता है पता है? किसे सुना है? ये भी सुना है, सुनिए ध्यान से। क्या हुआ? मैंने एक नया बिजनेस खोला। मैंने क्या करा? एक नया बिजनेस खोला। अब बिजनेस आज इनॉग्रेशन है, अब उसकी करनी थी मेरे को ब्रांडिंग, पूरे इंडिया लेवल पे मैंने अपना बिजनेस खोला है। बोलो हाँ नहीं? तो उसके लिए मैंने कर दिया 5 करोड़ खर्च। 5 करोड़ क्या कर दिए बेटा? एडवर्टीजमेंट और ब्रांडिंग में खर्च कर दिए। क्या बात समझ में आ रही है ना? कार्तिक आर्यन आर्यन को ले लिया ना, मीका कसिम को ले लिया, शाहरुख खान को आया नहीं 5 करोड़ में, ठीक है क्या? इन लोग को ले लिया, टीवी में ऐड चलवा दी, खूब ब्रांडिंग एंडिंग कर दी मैंने। क्लियर है क्या? तो खूब मार्केटिंग करी मैंने, 5 करोड़ रुपए खर्च किए पहले साल में, क्योंकि बिजनेस का क्या था? इनॉग्रेशन। हर साल 5 करोड़ खर्च नहीं करूंगा, अभी स्टार्टिंग में खर्च किए। पूरे बिजनेस का इस साल की इनकम कितनी आई? मात्र 50 लाख रुपए। कितनी आई? 50 लाख रुपए की सेल हुई। बोलो हाँ या नहीं? और 5 करोड़ का एक ही खर्चा दिख रहा है क्या? एडवर्टीजमेंट। मुझे बताओ, ये 5 करोड़ खर्चा इस साल का है कि आने वाले कई सालों का है? कैसे लिए मान सकते हो? इस साल खर्चा 5 करोड़, 50 लाख रुपए, 4 करोड़ कितना? 99,50,000 का लॉस दिखाओगे अपने बिजनेस में? अरे बोलो ना यार। तो इस साल को अब ये 5 करोड़ का फायदा मान चलो 5 साल मिलेगा। ये 5 करोड़ का फायदा कितने साल मिलेगा? 5 साल। तो इस साल का खर्चा कितना होना चाहिए? 1 करोड़। और अगले साल का खर्चा कितना होना चाहिए? 1 और करोड़। ऐसे करते करते 5 साल तक 1 करोड़ रुपए में राइट ऑफ करूंगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने जो 5 करोड़ खर्च किया उसको मैं कहां डाल देता हूँ? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में। कहां में डाल देता हूँ? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में। सुन रहे हो क्या? अरे बोलो यार। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डेफर्ड। क्या कहा जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोजमर्रा, सुन रहे हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या बेटा? रोजमर्रा का खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या बेटा? अरे यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या बेटा? रोजमर्रा का खर्चा। ऐसा रोजमर्रा का खर्चा जो मैंने 5 साल के लिए डेफर कर दिया है, वो क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? और क्लियर है? नहीं आया? नहीं आया? तो ये भी डेबिट, ये भी एक्यूमुलेटेड लॉस ही हुआ। ये भी क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। जो 5 साल का खर्चा एक साथ हो गया है, तो ये क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। तेज बोल रहा हूं क्या मैं? बोलो बे पक्का? तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट बनाएंगे ना, यहां क्या आती है? लाइबिलिटीज। यहां क्या आते हैं?
एसेट्स। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, आगे जिंदगी भर याद रखना, ठीक है। एक साइड आती है लायबिलिटी, एक साइड आते हैं एसेट्स। इसमें तो उल्टा पुल्टा नहीं करते ना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या आती है बेटा, कैपिटल, फिर यहाँ पे आते हैं रिजर्व्स। क्या आते हैं, रिजर्व्स। क्लियर है क्या। रिजर्व्स में आता है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्लियर है क्या। और यहाँ पे आता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस। क्या आता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्लियर है क्या। और क्या आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या आता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये भी क्या है, एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो ना यार। ये इस साइड क्यों आता है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सुन रहे हो क्या मेरी बात, जो पहले से अटेंड करते हैं, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट। याद है मैंने बताया था, असेट और एक्सपेंस एक टीम में होते हैं, असेट और एक्सपेंस एक टीम में होता है, जिसका नाम क्या होता है, डेबिट। लायबिलिटी और इनकम एक टीम में होती है, जिसका नाम क्या होता है, क्रेडिट। पक्का आ रहा है समझ में, बोलो ना यार। तो ये क्या है, क्रेडिट, इसलिए किस साइड दिख रहे हैं, लायबिलिटी साइड। और ये क्या है, डेबिट, इसलिए किस साइड दिख रहे हैं, एसेट साइड। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, सुन लो ध्यान से। क्या है, अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का खर्चा किया, किसका खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ये इकट्ठा खर्चा किया हुआ खर्चा है, एक्सपेंस है, यानी क्या है, डेबिट है, यानी क्या है, डेबिट है। सुन रहे हो क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, दोनों क्या है, डेबिट है। तो ये बैलेंस शीट में किस साइड दिखेंगे, असेट साइड। किस साइड दिखेंगे, असेट साइड। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो किस साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड। सुन रहे हो कि नहीं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। बात समझ में आ रही है, ये सब किस साइड दिखेंगे, असेट साइड। क्लियर है क्या, नहीं आएगी आया। असल में इसका नेचर असेट है कि नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या असेट है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉस क्या असेट है, पर ये दिख कौन सी साइड रहा है, असेट साइड। बात समझ में आ रही, क्यों असेट साइड दिख रहा है, सिर्फ इस कारण से क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। सारी डेबिट वाली चीजें असेट साइड में दिखती है, इसलिए ये बैलेंस शीट में असेट साइड दिख रहा है। नहीं आया कि आया, अरे बोलो यार, क्या ये असेट है, क्या ये असेट है, ये फिक्टिशियस असेट है। कौन सा असेट है, फिक्टिशियस। वो असेट भाई और बहनों जो असेट नहीं होता, क्या क्या क्या, वो असेट जो, अरे वो असेट जो असेट नहीं होता, फिर भी जबरदस्ती उसको असेट साइड में दिखाया जाता है। इसका नेचर असेट नहीं है, लेकिन डेबिट बैलेंस होने के कारण ये कहां पे दिख रहा है, असेट में दिख रहा है। क्लियर या ऑल क्लियर, नहीं आया कि आया। तो एक बार रीड करते हैं बुक में तुम्हारी क्या लिखा हुआ है, देखो। fictitious assets are not assets at all, देखो लिखा है are not assets at all since they are not represented by any tangible possession, they appear on the asset side simply because they have debit balance। क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस है, इसलिए वो कहां दिख रहे हैं, असेट साइड में दिख रहे हैं। जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें। क्लियर है क्या। तो ये इनके डेबिट बैलेंस, ये क्या है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए असेट साइड में दिख रहे हैं। और इसलिए क्या है बेटा, फिक्टिशियस असेट। नहीं आया कि आया, अरे बोलो यार, पक्का। थोड़ा सा 12वीं का जिक्र करूंगा, थोड़ा सा प्लीज मेरे लिए जरूरी है, सुनना ध्यान से। तुमको याद होगा, तुम बैलेंस शीट में अगर 12th क्लास में यहाँ पे पीएनएल का क्रेडिट लिखा रहता था, और यहाँ पे पीएनएल क्या लिखा रहता था, डेबिट। पार्टनरशिप जब तुम पढ़ते थे, याद है क्या, तो यहाँ पे क्या लिखा रहता था, पीएनएल का क्रेडिट। ये क्या होता था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नहीं आया क्या। और ये क्या होता था, एक्यूमुलेटेड, पक्का। ये एक्चुअली में 12वीं क्लास में गलत पढ़ाया जाता है, गलत मतलब पुराना पढ़ाया जाता है। अब इसको अमेंड कर दिया गया, कंपनीज एक्ट ने इसको अमेंड किया, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस यहां ना दिख के रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर माइनस में दिखता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वैसे तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस। तो यहाँ रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर इसको हम कैसे दिखाते हैं, माइनस में दिखाते हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो झुक जाओ और जाने दो, अगला चैप्टर आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्लियर है, ऑल क्लियर। नहीं आया, नहीं आया, ये छोड़ो। फिक्टिशियस एसेट आया कि नहीं आया, फिक्टिशियस एसेट आया कि नहीं आया। क्या होता है फिक्टिशियस एसेट, जो असेट नहीं होता, अरे जो असेट नहीं होता जबरदस्ती असेट साइड में जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसका कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस। तो वो क्या होगा, फिक्टिशियस असेट। एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये सब क्या है, तो हमारी जबरदस्ती में दिखने वाले असेट है, जबकि असेट नहीं है। क्लियर है, ऑल क्लियर है। नहीं आया कि आया। फिर क्या होता है, वेस्टिंग असेट्स, सच असेट्स आर माइंस, क्वेरीज एटसेट्रा दैट बिकम एग्जॉस्टेड और रिड्यूस
इन वैल्यू बाय द वर्किंग्स आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब कि जो खत्म होते जाते हैं, माइंस वगैरह के बाद समझ में आ रही है, जितना उससे कोयला निकालते चले जाओगे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। के बाद समझ में आ रही है, एक टाइम के बाद वो कुछ नहीं बचेगा। तो वो एसेट्स कौन से होते हैं तुम्हारे, वेस्टिंग एसेट्स। क्लियर है और क्लियर है, वेस्टिंग एसेट्स। सॉरी आया कि नहीं आया, बोलो ना यार, नहीं आया। स्क्रैप वैल्यू में बिल्कुल आता है इसकी ऐसे। नहीं नहीं, स्क्रैप वैल्यू में नहीं जाते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल ओर्स होती है, माइंस होती हैं, कोल माइंस होती हैं, है ना, आयरन और माइंस होती हैं, जिससे आप कोयला निकालते जाओगे। तो एक के बाद जब कोयला एक लिमिट तक कोयला निकालता है, उसके बाद वो खदान क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसके फिर वो रीयूज नहीं हो सकती, उससे कुछ बनाया नहीं जा सकता। तो वो नेचुरल एसिड्स जो एक बार क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक बार तुमने पूरा निकाल लिया उसके बाद वो जीरो हो जाएंगे, उन एसिड्स को क्या कहा जाता है, वेस्टिंग एसिड्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बोलो। अरे हाँ, पक्का। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हमने उधारी ले रखी है ना, जो हमारा अंदर रोज आके दरवाजा खटखटाता है, भैया पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो, हम उसको बोलते हैं कलाना। क्या बात समझ में आ रही, तो वो क्या होता है, क्रेडिटर, हमारी लायबिलिटी जिसको हमको चुकाना है। क्रेडिटर इज ऑलवेज व्हाट बेटा, अ करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, जिसको फटाफट चुकाना होता है। क्लियर है, ऑल क्लियर। अरे बोलो यार, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, लमसम खर्चे जो आपने लंबे समय के लिए किए हैं, आपने मशीनरी खरीदी, कार खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। के बाद समझ में आ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा के खर्चे। कौन से खर्चे, रोजमर्रा के खर्चे, रेंट दिया, बिजली का बिल दिया, सैलरी दी, के बाद समझ में आ रही है, ठीक है क्या, पोस्ट ऑफिस का खर्चा दिया, नाश्ता पानी खा लिया, ये सारे कौन से एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो ना यार। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू। क्या बात समझ में आई, पर लंबे समय के लिए कर लिया तो डिफर्ड रेवेन्यू, फिर भी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट जानते होगे यार, बैलेंस शीट क्या होती है, आखिरी बनाई जाती है जहां पे लायबिलिटीज और असेट्स होते हैं। क्या होते हैं, लायबिलिटी और असेट्स होते हैं। ये दूसरों की टैली होती है, हमारी टैली नहीं होती है ना, इसका एक खास कोड होता है। क्लियर है क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है। नहीं आया कि आया, अरे यार बोलो। अब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट होता है जो दिया ही जाता है, हर बार दिया जाता है, हर किसी को दिया जाता है, अलग से कुछ नहीं होता, इसको इवन अलग से रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैगी में लिख के आया 10% ऑफ, अब वो 10% ऑफ 11 कंपनी अपनी तरफ से निकाल के भेज रही है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या बात समझ रही है, लमसम खरीदा तुमने, तुम्हारे अरे तो सारा माल खरीदते कुछ कम कर दो, तो हमने कुछ कम कर दिया, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, ट्रेड डिस्काउंट। क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड के कारण तुमको डिस्काउंट मिला है। अगर तुम कैश तुरंत माल नगद में खरीद के जा रहे हो और तुम्हें कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं होती है, पर कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से होती है। क्लियर है कि नहीं, बोलो ना यार। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री क्यों नहीं होती है, अच्छा बताओ। मैं ये बेचने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, मैं ये बेचने जा रहा हूँ, परी आई, पूछ कितने का, मैंने कहा 100 रुपए का, बोलती है अरे भैया थोड़े बहुत कम करो, मैंने कहा नहीं नहीं 100 रुपए का, तो बोलती है अच्छा नहीं कम करो, मैंने चलो ठीक है 80 का। अब ये बेच दिया, इसको कितने बेचा, अब मैं इसको या तो मैं इसको सेल ही 80 की रिकॉर्ड करूं, या तो सेल 100 की रिकॉर्ड करूं और 20 डिस्काउंट दिखा के 80 दिखाऊं। बताओ क्या समझदारी है, 100 की, इसको बेचा कितने में, बेचा कितने में, बेचा ही 80 में कि 100 बेच के 80 डिस्काउंट किया। अबे बेचा ही 80 में ना, नहीं समझ में आ रही है, ट्रांजैक्शन होने के पहले ही दाम तय हो गया कि इतने में हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो डिस्काउंट नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, अकाउंट ट्रेड डिस्काउंट लेते समय तुमने क्या तय कर लिया कि ये कितने में ले रही है, 80 में। कितने में ले रही है, 80 में, तो मैं इसको कितने में दिखा दूंगा, मैंने कितने में बेचा, 80 में। अब 80 में लेने के बाद हो गया, बिल बन गया, अब ये बोल रही मैं नगद देती हूँ तो मुझे डिस्काउंट दो। एक 3 महीने बाद का उधारी ली थी, 3 महीने के बाद क्या बोल रही मैं एक ही महीने में चुका रही हूँ, मुझे डिस्काउंट दो। मैंने कहा चल ठीक है, 80 की जगह कितने चुकाना, 60, 80 की जगह कितने चुकाना, 60। तो ये जो 20 रुपए डिस्काउंट है, कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे जो तुम बोलोगे कि जो बिल मिलता है 1000 रुपए माइनस 20 करके वो हमको 80 दिखाते हैं, पर अपनी बुक्स में वो सेल कितने की रिकॉर्ड करते हैं, सीधे सीधे कितने की, कि हमने माल कितने का बेचा, 80 का। क्या बस कैश कितना आया, 80। तो वो कौन सा डिस्काउंट हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। नहीं समझे क्या, अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ भाई कुछ पूछ रहे, ये कंज्यूमर को जो मिलता है वो कैश डिस्काउंट होता है, कंज्यूमर मतलब जो कस्टमर जैसे लेने गया कोई सामान।
हमेशा कस्टमर को ही मिलेंगे, दोनों डिस्काउंट कस्टमर को मिल सकते हैं। अगर तुमको नगद लेने के कारण कोई डिस्काउंट मिल रहा है, या तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो या तुम कोई से भी कस्टमर हो, तुमने मुझसे उधारी मान लिया, बोला 5 महीने बाद चुकाएंगे, तुम 5 महीने के बाद 1 महीने बाद ही आ गए, बोले मेरे पास पैसे आ गए ले लो, लेकिन तुमको 5 महीने बाद पैसा देना था, तुम 1 महीने पहले दे रहे हो, तो तुम क्या बोल रहे हो कि भैया कुछ कम तो करो, हम 5 महीने की जगह 1 महीने में तुम्हारी पेमेंट चुका रहे हैं। तो मैंने कहा सही बात है, 4 महीने में ब्याज कमा लूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैंने इसको क्या दे दिया, डिस्काउंट। क्या होता है, दुकानदार लोग को उधारी ना बेचनी पड़े, दुकानदार लोग को उधारी ना बेचनी पड़े, इसलिए उन लोग क्या करते हैं, कैश डिस्काउंट का सिस्टम चलाते हैं कि अगर तुम उधार में खरीदने आओ तो तुम्हें रेट टू रेट मिले, कैश में लेने आयो 3% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट। ये क्या है, कैश डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। क्योंकि नगद पेमेंट करी इसलिए डिस्काउंट हुआ है, तो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। लेकिन अगर तुमने ऐसा लिया कि खरीदते समय ही मोल भाव कर लिया, दाम ही कम करा लिया, तो वो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। क्या बात समझ में आ रही है कि तुमने खरीदते टाइम ही दाम कम करा लिया? क्या बात समझ, कैश के कारण नहीं, अगर बल्क खरीदने के कारण, किसी भी ट्रेड नेचर के कारण, हम तो आपके रेगुलर ग्राहक हैं, इन सब चीजों के कारण अगर आपने डिस्काउंट करा लिया तो वो कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। समझे कि नहीं समझे? और नगद के कारण अगर डिस्काउंट करा लिया तो वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। समझ में आया है कि नहीं आया? देखो, इट इज अ डिस्काउंट यूजुअली अलाउड बाय द wholesalers to the retailers, computed on list price or invoice price. For example, the list price of TV could be 15,000. The wholesaler may not 20% discount thereof to the retailer. This means retailer will get 12,000. यहाँ लिखना जरूर हुआ wholesaler retailer, लेकिन नॉर्मल इंसान को भी मिल सकता है। ट्रेड डिस्काउंट कोई बड़ी बात नहीं है। Does the trade discount enables the retailer to make profit by selling the list price? ठीक है क्या? और कैश डिस्काउंट क्या होता है, क्योंकि आपने नगद चुकाया, आपको डिस्काउंट मिला है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैश डिस्काउंट। नहीं आया कि आया, फटाफट बोल दो, अरे जोर से बोलो यार, पक्का। तो ये सारे वर्ड्स आपको, टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पढ़ा दी हैं, एक बार आप रीड करके आओ कि सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आप ही रीड करोगे उसके अंदर की पंचायतें। रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंटिंग इक्वेशन बता दी मैंने। चलो, आईपैड भी सही टाइम पे बंद हुआ, ठीक है क्या, बैटरी खत्म हो गई, चल जाएगा क्या, बोलो ना यार। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की, अरे बोलो जय।